Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear student, today in this video we will learn about the remaining topics of the physical world of previous videos. We have studied 1 to 6 points out of 8 topics of physical words. Let's start topic number 7 of the physical world. Okay, to see the points, these points we have learned. What is the physics? First point we have completed, and scope of the assignment also we have studied, and physics in relation to science, physics in relation to technology, and physics in relation to society. And 6 point I have completed great physicists and their work in part 1 means physical world. Lecture number 1 have completed. Okay, now we will start this 7 point in this videos. Okay, force in nature, and last topic also we will study in this video, nature of physical worlds. So first we want to start point number 7, force in nature. Okay, so write down point number 7 या टॉपिक नंबर 7. ठीक है, क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 7 क्या है? फोर्स इन नेचर. फोर्स इन नेचर हम स्टडी करेंगे. जैसा कि वी नो वेरी वेल कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द फोर्स इन नेचर. कौन कौन से होते हैं? तो लिखते हैं हम देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नेचर. ठीक है, या 4 काइंड्स ऑफ फोर्स इन द नेचर. ओके, ऐसे लिख सकते हैं 4 काइंड्स ऑफ force in the nature. ठीक है, कैन यू से नेम? हम लिखते हैं नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स. यू हैव स्टडीड ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड टॉपिक वी विल स्टडी वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक nuclear force. Third point is electromagnetic force. Electromagnetic force. And fourth point is strong nuclear force. Strong nuclear force. This is the force in nature. Means natural force we can say that is four force are there, which is the natural force. Okay, so we will discuss one by one. First, gravitational force. So have you written this? Gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic force, and strong nuclear force. Okay, so first I will tell you what is gravitational force. Okay, gravitational force पे हम डिस्कस करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? चलो बताओ, किसी को कुछ आइडिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? अगर हम यहाँ कहते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका फार्मूला अगर हम बताएं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, G m1 m2 by r². ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अगर हम कहें तो ये इस तरह से कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन. जैसे हम फिगर यहाँ बनाते हैं, देखिए सपोज दैट वी हैव टू मास m1 एंड m2. क्या है? m1 है और m2 है, और सपोज दैट इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. क्या है? स्मॉल r है. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये फोर्स जो है ऑलवेज क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होता है. तो इसको अगर हम कहें तो इसकी डिफिनेशन लिखना चाहे तो डिफाइन करने की बात करें तो आपको लिखना होगा. कैसे लिखना होगा हम बताएंगे आपको कि इसकी डिफिनेशन, ये फार्मूला आया कैसे.
तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मींस डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो हम क्या, अगर हम इसको मानते हैं सपोज दैट दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को एक साथ लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हम मान लेते हैं इसको। तो अगर वी वांट टू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन तो हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, वो कांस्टेंट हमने यहाँ लगा दिया एंड दिस वैल्यू इज नोन एज, दिस इज द कैपिटल G। और कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन दोनों भी बोल सकते हैं। तो G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये G की वैल्यूज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं। तो G की वैल्यूज क्या होती है, ये कितना क्लियर हो गया। अगर ये फार्मूला याद है तो आप डिफाइन कर सकते हो कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दोनों मास के बीच का स्क्वायर, ये इसको डिफाइन करता है और उसके बेसिस पे ये फार्मूला आ गया F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। G की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G की वैल्यूज होती है, कैपिटल G होता है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या बताएंगे इसके बारे में, ये तो हमारी वैल्यूज होगी 6, 7, 10⁻11 जब हम कभी न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ फर्स्ट चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है 11th में, ग्रेविटेशन ही है, तो वहाँ तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे आया, क्या आया, क्या कैसे आता है। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। G इक्वल टू क्या होता है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो शॉर्ट में 1-2 पॉइंट हम बताते हैं क्या है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में सबसे कमजोर जो फोर्स होता है यही होता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बी पार्ट की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स इन द नेचर होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स इन द नेचर या अट्रैक्टिव इन द नेचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और हम क्या कह सकते हैं, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स भी कह सकते हैं। ये ज्यादा डिस्टेंस में लगने वाला फोर्स है, किसके किसके बीच में लगता है, जैसे गैलेक्सी टू गैलेक्सी। ठीक है, प्लैनेट टू स्टार। ठीक है, प्लैनेट टू स्टार, जैसे सन है, सन क्या है, सन एक स्टार है। प्लैनेट क्या है, जैसे अर्थ इज द प्लैनेट। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या लिख सकते हैं, इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लगने वाला। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ कह सकते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल फोर्स भी कहते हैं इसको, यूनिवर्सल फोर्स भी कहते हैं। अगर हम और पॉइंट लिखें तो दिस इज द, इट इज यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स क्या कहते हैं कि यूनिवर्स में हर जगह लगने वाला ये फोर्स होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फोर्स इन द नेचर। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इतना लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन दिस पॉइंट। ओके, तो रब करें।
अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। वो सेकंड पॉइंट कौन सा है? तो हम सेकंड पॉइंट अब यहाँ पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो वीक इट किसके लिए है वीक न्यूक्लियर फोर्स? इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नियर अबाउट 10⁻15 मीटर डिस्टेंस पे लगता है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स हम इसको कह सकते हैं। ओके, और यहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो अबाउट कितने टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज, ठीक है, ये इट लिखे या ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स लिखे, सब एक ही है। इट आर अबाउट, किसके बारे में हम चर्चा करें? पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इससे कितना, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स तो इसका नाम है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है। और कितना स्ट्रांग है ये हमें आपको बताना है। अबाउट कितना? 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर देन या स्ट्रॉन्गर देन, लिख लो, जो भी लिखो, दोनों सेम है। स्ट्रॉन्गर देन किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब वीक तो नाम है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें जो इन द वीक इंटरेक्शन जो होता है वो न्यूट्रिनो के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूट्रिनो के। तो इसको भी लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट इसमें कि क्या लिख सकते हैं हम इसमें? बताइए, अभी तो हम बोले न्यूट्रिनो के द्वारा होता है। तो इन ए वीक इंटरेक्शन किसके बीच में लिखेंगे? न्यूट्रिनो इज एक्ट एज द फील्ड ऑफ पार्टिकल। जो हमारा न्यूट्रिनो है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो लिखो न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो के द्वारा इसमें क्या होता है? एज ए पार्टिकल हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो लिख दिया न्यूट्रिनो इज एक्ट एज, क्या लिखेंगे? इज एक्ट एज फील्ड पार्टिकल। कहने का मतलब जो इसमें पार्टिकल होता है एज ए फील्ड पार्टिकल क्या लेते हैं? न्यूट्रिनो लेते हैं। अगर हम एक इक्वेशन लिख के बताएं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन है, इसमें कोई ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लिया। तो इस चीज की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस साइड में लिखते हैं। इक्वेशन क्या लिखेंगे? n-1 न्यूट्रॉन है। और जब इसको हम ब्रेक कराएंगे तो इसको हम हाइड्रोजन को इस तरह से लिखते हैं। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन और एक ही हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1h1 ये हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रॉन है। और इसके बाद इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं? -1। ठीक है, और इसकी वैल्यूज कितनी होती है? 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो यहाँ पे होगा। न्यूट्रिनो V जैसे बनाएंगे इसको इस तरह से, ये न्यूट्रिनो है। ठीक है, माइनस न्यूट्रिनो, यहाँ पे एक न्यूट्रिनो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका काम क्या होता है? इन द वीक इंटरेक्शन न्यूट्रिनो इज द एक्ट एज द फील्ड ऑफ पार्टिकल। तो इस तरह से हम इक्वेशन से हम इसको समझा सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है चर्चा कर रहे हैं, इसमें है बीटा डीके होता है। जैसा कि हमने डिटेल में हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नंबर, मतलब स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली हम इसमें आपको थोड़ा थोड़ा व्यू बता रहे हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। वो क्या है? जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड जो नेचर का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो थर्ड जो पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसा कि हम
बता रहे हैं आपको। तो अगर इसका फार्मूला लिखे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 अपान Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स है, ये फोर्स सेम टू सिमिलर है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से सिमिलरिटीज है, बट डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू मासेस, बट हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर कोलम्बियन फोर्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब ने बताया था दिस विल बी अप्लाई बिटवीन टू चार्जेस। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि ये हमारे पास दो चार्ज है, एक Q2 है एक Q1 है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें क्या लगेगा, तो सेम प्रोसेस है जैसा ग्रेविटेशनल में पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 था, तो यहाँ पे Q1 Q2 होगा, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपान Q2 r स्क्वायर है। अगर हम इसको रिमूव करें प्रोपोर्शनल साइन को, तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, कोलंबियन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम K भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कहें K की वैल्यूज, तो K की वैल्यूज है ये क्या है, K इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यूज, ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, कोलंबियन कांस्टेंट है, ये कूलम्ब कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम कोलंबियन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और K की वैल्यूज जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, क्या होता है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज है फाई की, उसको भी हम लिख सकते हैं कि ये फाई क्या है, कंडक्टिविटी इन वैक्यूम होता है, और इसकी भी वैल्यूज क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जस्ट इसका अपोजिट होता है न्यूटन, ये होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर की पावर -2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉन। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम चर्चा करते हैं, और ये हम 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। यहाँ तो छोटा सा टॉपिक है, और आपको भी पता है कि इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, खाली इंट्रोडक्शन के लिए हम इसको आपको बता रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन दिस टॉपिक। ओके, तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से और उससे, तो इसको हमें लिखना है। तो अगर हम इसको कहें तो ये इट इज ओबे टू द इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करती है। क्या है, अगर हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉस को फॉलो करता है, तो लिख दो, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बोथ फोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें अट्रैक्टिव, इट में भी क्या होता है, दोनों होता है। इट किसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, इट में भी अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव बोथ फोर्स विल बी देयर, रिपल्सिव। ठीक है, फोर्स हम कह सकते हैं, कहने का मतलब इसमें दोनों फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगता है और रिपल्सिव भी लगता है। बट इसको हम कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम्स जो है बड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी वैल्यूज होती है। तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, अगर हम यहाँ लिखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इट इज, थर्ड हम लिख सकते हैं, इट इज अबाउट कितना होता है, कितना अभी मैंने बताया था, इट इज अबाउट कितना टाइम्स जो ज्यादा होता है, नहीं पता, भूल जाते हो, 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन या फिर स्ट्रॉन्गर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 हमने डिस्कस किए, और देखा जा रहा है कि सबसे कमजोर फोर्स हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही बताया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे कमजोर ही है। अभी तक तो ये बिग न्यूक्लियर फोर्स से भी कमजोर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से था, और लास्ट में चेक कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिए
इसमें जो पार्टिकल होता है, जो हमारा पार्टिकल फील्ड पार्टिकल के रूप में लेते हैं, वो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोटोन होता है, फोटोन जो होता है द फील्ड पार्टिकल के रूप में हम लेते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कर रहे हैं हम, फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो हमने फील्ड पार्टिकल लिया है वो फोटोन है, ठीक है। अब इस तरह से हमने आपको 3-4 प्रॉपर्टीज और उसके बारे में डिस्कस किया। अब लास्ट जो इसमें है, मतलब फोर्स इन नेचर का जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ फोर्स कौन सा है नेचर का, यही सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, जैसा इसका नाम है उसका काम भी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहने का मतलब ये न्यूक्लियस में लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिख डालिए, लिखिए द फोर्स ऑपरेटिंग, लिखिए द फोर्स ऑपरेटिंग, कहाँ ऑपरेट करते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे ये ऑपरेट करने वाला फोर्स होता है। तो लिखेंगे ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड, तो क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ, क्या बोलेंगे कि इज कॉल्ड, नॉट ऑफ, क्या ऑफ से क्या होगा कि ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये तो ये फोर्स की बात कर लिए, ठीक है, ये न्यूक्लियस पे लगने वाला फोर्स है और सारी प्रॉपर्टी कुछ उससे टैली हो रही है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ वो हम चर्चा करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि ये जो है बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत लॉन्ग रेंज पे लगने वाला फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज कह सकते हैं, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 1 2 3 ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है, और इसमें जो वैल्यूज होती है बेसिकली क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो फिर काफी स्ट्रॉन्गर है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। कहने का मतलब ये सभी फोर्स में स्ट्रॉन्ग होता है, क्या बोल सकते हैं, इट इज द, नंबर 3 इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। कहने का मतलब नेचुरल फोर्स, जितने नेचुरल फोर्स है, फोर्स इन द नेचर में जितने फोर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर, हमने बोला था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक लग रहा है और रियल में ये सबसे वीक है, और उससे स्ट्रॉन्ग तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो यहाँ पे हम जो कंपेरिजन करेंगे तीनों का वो करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो अबाउट, अगर हम कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10⁻38, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कितना ज्यादा है, 100 टाइम्स है। तो इसको लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज अबाउट 10⁻38 टाइम्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या होता है, एंड
100 times stronger than electromagnetic force, ठीक है। कहने का मतलब इससे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कितना टाइम्स स्ट्रॉन्गर है 100 और इससे 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। इस तरह से हमने 7 पॉइंट के सारे पॉइंट्स हमने आपको समझा दिए, तो आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये कोई डाउट है पूछ सकते हो, नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने पहुंचे, लास्ट टॉपिक नंबर 8 पे हम पहुंचते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि नेचर ऑफ फिजिक्स में जो लॉज हैं वो क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ, तो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है आपको पता है भी, इसके पहले बताया था नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या है। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वीडियोस वी कैन से, इसका नाम है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है। ये पॉइंट हमें डिस्कस करनी है, इसमें हम 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फिजिकल लॉज हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 कैसा कंपल्सरी नहीं कि हमें 2-3 लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है कि हमें लिखना। स्टार्ट लास्ट पॉइंट ऑफ फिजिकल वर्ड, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हम लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। कहना लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये हमें बताना है। अगर हमें स्टेटमेंट लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। क्या कहा गया, इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑफ द सिस्टम, लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट, अगर इसको हमें डिफाइन करना है, इट स्टेट दैट, क्या स्टेट कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट या अप्लाइड, जो भी लिखो, फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देन अगर सिस्टम पे कोई भी मतलब फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आर कांस्टेंट, या सिस्टम नहीं कहोगे तभी चलेगा। तो अब क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल कुछ बता सकते हो, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास 2 मोमेंटम है, ये दिस इज द कांस्टेंट। जैसे हमारे पास 2 मोमेंटम है, P1 P2 है, और इसका सम क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि व्हेन ए बुलेट, अगर आप बुलेट ले लीजिए, बुलेट समझते हो ना, चलाने वाला नहीं, गन में जो रखा जाता है शूट करने वाला, तो उसको हम आपको बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप गन और बुलेट्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, गन एंड बुलेट्स, ठीक है। यहाँ पे गन और बुलेट की बात कर रहे हैं, बुलेट माने गोली और गन माने बंदूक। अब गन, बंदूक और इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात कहें कि इस तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर गन है और बंदूक है, गन में बंदूक में अगर गोली भर दी जाए, मतलब गन में अगर बुलेट भर दिया जाए बट उसके ट्रिगर को ना दबाया जाए, तो गोली का जो हमारा बुलेट है उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
और उसका मोमेंटम क्या होगा, गन का भी मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोमेंटम, उसका भी 0 होगा। अब दोनों को जोड़िए, 0 + 0 क्या होगा, कांस्टेंट है, हुआ ना कांस्टेंट। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि ट्रिगर को अगर हम दबाते हैं तो बुलेट आगे जाती है तो उसका मोमेंटम कुछ होता है, लेकिन सेम मोमेंटम हमारे गन पे भी लगती है बैक साइड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गन पे जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम जो है बुलेट पे लगेगा, लेकिन अपोजिट लगेगा। तो इसलिए अगर हम P1 - P2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका भी रिजल्टेंट 0 होगा। तो इन दिस वे वी कैन से दैट अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, हम बता सकते हैं। तो ये आप गन और बुलेट का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो चर्चा करने वाले हैं, इसको रब करें, आई विल रिटन। चलो ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो हम चर्चा करेंगे, जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है फिजिकल लॉस से। तो उसका टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने बहुत पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड और नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज द फॉर्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं और हमने आपको बताया कि क्या बताया था, इट स्टेट दैट क्या कह सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट क्या स्टेट दैट, अभी तो हम आपको बताया था क्या स्टेट करना है, क्या हमें बताना है, हमें ये बताना है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाउ एवर इट मे बी चेंज, तो क्या कर सकते हैं, हाउ एवर मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया, एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं करते। एग्जांपल है आपके पास कोई एग्जांपल, एनी एग्जांपल यू है, सोचिए अपने आप एग्जांपल आ जाएगा। एग्जांपल कोई है, बता सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन द बॉल इज फ्रीली फॉल अंडर द ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे गिराते हैं, छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, ठीक है। मैंने पेन को गिराया, बॉल को गिराया, तो क्या है, वो फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है वो क्या है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जब ऊपर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, लेकिन जब वो मूव करना चालू करती है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब नीचे की साइड में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल जो हमारी एनर्जी है E इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, KE + UE। कहने का ये मतलब है जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चर्चा करते हैं, क्या है पॉइंट नंबर 3, ये रब कर दें, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जिसमें हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर, अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या बताना है हमें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशनल का से समझना है कि इफ द स्टेट दैट, हम अगर कहें तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम
देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, और हम इसको आई ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो हमें ये लिखना है, दोनों में सिमिलरिटी से ये है कि लीनियर मोमेंटम किसी एक लीनियर पाथ पे मूव करता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम एंगुलर में मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। इस पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगेगा, तो इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और इसमें टॉर्क नहीं लगेगा तब ये कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेशन सेम ही है। इट स्टेट दैट, लिखिए इट स्टेट दैट, क्या लिखें, क्या इसमें नहीं लगेगा, अभी हम बताए थे, इफ स्टेट दैट इफ टॉर्क, ठीक है, नो टॉर्क अप्लाइड या नो टॉर्क या टॉर्क इज नॉट अप्लाइड, जैसा भी आप लिख सकते हो। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम, देन फिर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, जब किसी सिस्टम पे अगर टॉर्क अप्लाई नहीं होता तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तब वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है, ये कांस्टेंट, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये कांस्टेंट होगा, अगर टॉर्क लगाएंगे तो रोटेट होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इससे क्या होता है, साइकिल होती है, अगर साइकिल है या फिर कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, अगर उस पर टॉर्क लगता है तो रोटेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, स्टेडी स्टेट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। और अगर हम इसका एग्जांपल दें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ भी दे सकते हो, कि जैसे आप एग्जांपल के रूप में अगर हम दें तो एक एग्जांपल में आपको पता ही है, सभी को मालूम है, कौन सा है, सन अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ मूव करती है, सन और अर्थ का एग्जांपल दे सकते हैं। और ये सन और अर्थ का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये अगर यहाँ पे हम सन बनाते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारा अर्थ है कुछ इस तरह से यहाँ पे रोटेट करती है, इलेक्ट्रिकल पाथ में ये रोटेट करती है अर्थ, ठीक है, ये हमारा सन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका मोमेंटम यहाँ पे हम कहें इलेक्ट्रिकल पाथ में तो ये मूव करता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जब वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब सन के पास होता है, क्या होता है, जब अर्थ सन के पास होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होती, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, और जब दूर होता है अर्थ पे सन से तो वहां पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो टोटल अगर हम कहें इट हैपन टू कंजर्व ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बता सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉस के ये सारे टॉपिक हैं, और इसको बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आगे तब चैप्टर आएंगे 12th में पढ़ेंगे। बड़ा ब्रॉड रूप है और बहुत ईजी है, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर अगर हो गया तो आगे सब क्लियर ही होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ओके। थैंक यू।